बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया उनके मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, और जिसके नतीजे में 120 अरब के करीब रिलीफ दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि ये तकरीबन इसके अंदर 2 करोड़ ख़ानदान है और 13 करोड़ अफराद को ये डायरेक्टली टारगेट करेगा। लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह प्लेज जाहिर किया है कि आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, ये तमाम वो अशिया हैं जिनके ऊपर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन बातों की आज अनवील किया है इस प्रोग्राम को, इन बातों के हवाले से लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश की है, वहां एक दो बुरी खबरें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ही बयान कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खसारा बढ़ जाएगा अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई गई, लिहाजा तैयार रहिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस डिटरमिन होती हैं और वही डिटरमिन करती हैं कि मुल्क के अंदर पेट्रोल प्राइस क्या होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर दबाव दिया इस बात पर कि खित्ते के अंदर सबसे कम पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत है। और यह भी वज़ीर-ए-आज़म ने बहरहाल कह दिया है बिल आखिर कि सर्दियों के अंदर गैस होगा, गैस की कमी का सामना होगा, ये एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन सवाल यहां ये अपनी जगह मौजूद है कि जहां हुकूमत ये रिलीफ दे रही है और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो जहां रिलीफ मिलेगा वहां पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो उससे कितना नुकसान होगा गरीब आदमी को, और या फूड प्राइसेस उससे कितनी इंक्रीज करेगी। और हुकूमत की जो सारी एफर्ट है कि किसी ना किसी तरह से गरीब आदमी को फायदा पहुंचे, उसका मैकेनिज्म भी क्या है, गरीब आदमी कहां से जाकर ये अशियाए खुर्दोनोश लेगा, एडिबल्स लेगा और उसको डायरेक्टली फायदा होगा। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। एक अलमिया हमारे मुल्क में है और वो रहा है, और वो ये है कि जिस तरह से अगर ये कहा जाए कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, कलदम जमाते हैं, हुकूमतें ही उन्हें कलदम करार देती हैं, हुकूमतें ही फिर उनके साथ नेगोशिएशन करती हैं, और जिस तरह से वो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं वो तो एक और बात, लेकिन जिस तरह से वो फर्स्ट लाइन पुलिस के साथ करते हैं, जो सलूक करते हैं, रियासत पुलिस को डिसआर्म कर देती है और पुलिस वाले महज लाठियों के साथ ऐसे जत्थों का सामना करते हैं, पुलिस का मोराल क्या रह जाता है, वो भी सवाल हुकूमत से ही बनता है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज एज वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम एक खबर ये आ रही है कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तीसरी तरमीम की है उसको भी वापस लिया जा रहा है। यानी जो इख्तियार सदर पाकिस्तान को दिया गया था कि वो बरतरफी कर सकते हैं चेयरमैन नैब की, अब हुकूमत उस पर भी यू टर्न ले रही है। ये इंट्रोस्पेक्शन है या रियलिटी चेक है, या किसी ने बता दिया कि भाई कुछ खुदा का खौफ कीजिए, सदर पाकिस्तान का किरदार तो होता ही सेरेमोनियल है और आइन की शिक 48 के तहत सदर पाकिस्तान तो काम ही वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करते हैं। और अगर ये सब कुछ हो रहा है और ये इख्तियार आप सदर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। आज के प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सदाकत अली भाई साहब इलेक्टेड MNA हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस रिलीफ पैकेज के ऊपर रोशनी डालने के लिए भाई साहब शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और आटे दाल का भाव खूबी जानती हैं। आज यकीनी तौर पर वो इस जो रिलीफ पैकेज है इसके दबाव में होंगी, क्योंकि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आ गया कि उनको खुद समझ नहीं आएगी कि उस पर तनकीद कैसे करें। मैं उनसे भी यकीनी तौर पर उनके जज्बात और एहसासात पूछूंगा। पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये अगेन मैं यही कहूँगा क्योंकि ख़वातीन को ज़्यादा शायद अंदाज़ा होता है कि आटे दाल का क्या भाव है और किस तरह से घरों को मैनेज करना है, चलाना है। पलवशा खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब सबसे पहले, वैसे अपोजिशन तो आप पर तनकीद करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कह दिया, उन्होंने खार मीडिया को कहा कि यार ज़रा बैलेंस करके लोगों को बताया करें दुनिया में क्या हो रहा है, और मीडिया बता रहा है। और मेरे ख्याल में जो खाकसार है उसने कई दफ़ा बताया कि ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है जब वज़ीर-ए-आज़म या आपकी हुकूमत करती है कि खित्ते के अंदर पेट्रोल प्राइस सबसे कम है और पाकिस्तान के अंदर है। चलो वो बात अपनी जगह, लेकिन एक इशू ये है कि आपने रिलीफ का ऐलान कर दिया है कि जी 120 अरब की रिलीफ दी जाएगी। ज़रा अगर आम आदमी के लिए ना, जो आपको सुन रहा है, ये आटे, दाल, चीनी, चावल, इनके लिए ये तरीकाकार क्या होगा, वो कौन सी दुकान पर जाएगा और उसे कैसे रिलीफ मिलेगा। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। देखिए महंगाई, जैसे हम वज़ीर-ए-आज़म ने भी बताया और आप डिस्कस भी करते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, ख़ित्ते का और दुनिया का। और उसकी बड़ी आसान सी वजह है कि पिछले 1.5-2 साल में सप्लाई चेन्स बंद रही और डिमांड भी कम रही।
ठीक है। जब ये पाबंदियां हटी तो डिमांड एकदम बढ़ गई और सप्लाई चेन पूरी दुनिया में उसको बहाली का टाइम मिलेगा और लिहाजा एकदम से उसका इम्पैक्ट यह है कि कीमतें बढ़ गई और वो कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम भी होंगी, स्टेबलाइज भी होंगी। ये मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूँ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के हवाले से। एकदम से सप्लाई चेन खुलेगी, जिन चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत सारे और मार्केट में सप्लाई रहेंगे, उसमें मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए वो एक स्टेबलाइज होगा। लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और बदकिस्मती से पाकिस्तान को इतना बेदर्दी से लूटा गया कि पाकिस्तान में लोगों ने सिर्फ लूट मार की तरफ तवज्जो दी। इसकी टैक्स टू जीडीपी रेशो इतनी कम है। आज लोग आपको बातें करेंगे कि जी महंगाई तो मुआवजा करते हैं, इनकम का भी मुआवजा करें, करते हैं लोग बात। बिल्कुल। तो एक तो यह है कि ज़रा टैक्स का भी मुआवजा करें। पूछिए ज़रा इंग्लैंड वाले को वो कितना टैक्स देता है। एवरेज टैक्स 33% है। 100 रुपये कमाएं और 33 रुपये टैक्स में जाते हैं। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी सिर्फ 9% है और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही पुराने जो हमारे लोग यहाँ, वो आपके दौर में तो नहीं, सबके दौर में ऐसे ही है। टैक्स टू जीडीपी रेशो तो ऐसे ही रही है। 30 साल में वो गुमरान रहे, उन्होंने अपनी तो उनकी रेशो सारी ठीक होगी, अपने एहसास से पूरी दुनिया में बढ़ गए। पेट्रोल प्राइस अगर आज खित्ते में सबसे कम है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में क्या खित्ते में सबसे ज्यादा थी? नहीं, और सबसे ज्यादा थी उनके, उनका 30 तो उनका पीडीएल था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो असल बात करने की है कि महंगाई जो है वो बहुत उसका इम्पैक्ट है। और एक और वजह थी कि दुनिया में 2 महंगाइयां आई हैं। एक ये जो तवानाई एनर्जी क्राइसिस था उसकी महंगाई आई है और दूसरा फूड इन्फ्लेशन आया। ठीक है। और पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है उसकी बजट में इन दोनों चीज़ों की जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हीट महसूस की गई। लिहाजा एक तो एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरा फूड इन्फ्लेशन है। उसको कम करने के लिए पाकिस्तान के 13 करोड़ लोग जो तकरीबन 60% है हमारी आबादी का, उनको डायरेक्ट रिलीफ देने का प्लान प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया। मैं मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, उनका इससे पहले इसके पहले जो भी दौर गुजरा, हम उसको लूट मार का दौर कहते हैं, चलें आप कुछ और कह दें, उन्होंने तो कोई हिसाब किताब नहीं रखा ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो जो ऐसा, इसकी देर भी इसलिए हुई कि एहसास प्रोग्राम के नीचे पाकिस्तानियों की इनकम प्रोफाइलिंग हो गई है। आज हम बता सकते हैं कि मुनीब साहब जो है वो टॉप के 60% में है, सदाकत जो है ये बॉटम 50% में है, वाइस वर्सा। इनकम प्रोफाइलिंग की है, जो बॉटम आपका लोएस्ट जो सबसे कम आमदनी वाला तबका है 50% है, उनको कार्ड दिए जाएंगे, एहसास कार्ड, और वो आम दुकानों से वो जाके कार्ड चार्ज करा के उनको 30% आटे पे, घी पे और दालों पे उनको 30% सब्सिडी मिलेगी। और ये 13 करोड़ लोगों को ये कार्ड आप कह रहे हैं कि मार्च तक दे देंगे? 2 लाख खानदान बनते हैं, खानदान का कार्ड होगा। 2 करोड़ खानदान, सॉरी 2 करोड़ खानदान, 13 करोड़, 6.5%, 6.5% हमारे पाकिस्तान में पर खानदान अफराद हैं। तो 2 करोड़ लोगों को कार्ड मिलेंगे, 2 करोड़ खानदानों को सरबराह के नाम कार्ड होगा, जिससे वो जाके, तो ये 3 चीजें जो हैं, जो उसका कोई लिमिट है उस कार्ड की? नहीं, कोई लिमिट नहीं। मतलब अगर वो लेट से उसने सौदा 20,000 रुपए का लिया है या 15, तो उस टोटल प्राइस के ऊपर नहीं, जो चीजें आटा दाल चीनी वो खरीदेगा, सिर्फ आटा घी और दालें, आटा घी दालें, इन तीनों पे, जो आटा घी दालें, 3 चीजों, इन 3 चीजों पे वो उसकी क्वांटिटी भी डिटरमिन हो जाएगी कि मिस यूज ना हो। इन 3 चीजों पे उनको 30% तक सस्ती मिलेगी। अच्छा, वैसे एक बात है, वज़ीर आज़म ने जितने ऐलानात किए, मैं जरा आज़मा बुखारी साहबा और पलवचा खान साहब से पूछे, तो अब देखिए 4 फरवरी 2019 को वज़ीर आज़म ने हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बताया, हेल्थ कार्ड के हवाले से बताया, और फिर 15 अप्रैल 2021 को 60 स्कॉलरशिप्स देंगे, 47 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इनिशिएटिव जारी हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं, शौकत तरीन साहब भी अनाउंस कर चुके हैं, ये भी अनाउंस कर चुके हैं कि 30 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तमाम अनाउंसमेंट्स पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन एक बात तो आज़मा बुखारी साहबा, आप इस बात से तो खुश हो कि कम से कम 3 चीज़ों के ऊपर सस्ती मिलेंगी लोगों को, कार्ड दिए जाएंगे, और कार्ड के तहत वो किसी भी दुकान पर जाकर कोई भी जो गरीब आदमी है, इनकम प्रोफाइलिंग इन्होंने कर ली है बकौल इनके पहली दफा, वो ये 3 आइटम्स खाने वाली, आटा घी और दालें, ये सस्ती मिलेंगी। तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया मुनीब, आज कोई नया खिताब हुआ है? अच्छा, मुझे तो लगा वो 2018 की 18 अगस्त की कोई टेप चल रही थी और 3.5 साल बाद भी वही टेप चल रही थी, 21 महंगाई पे नोटिस लेने के बाद। और पहले तो जो है वो आपको अगर याद हो, अभी कुछ ज़्यादा महीने अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और घबराना तो है ही नहीं है, और अच्छे दिन भी आ गए थे। तो अच्छे दिनों के बाद फिर अब आज ये रोना मचाया इन्होंने। पहले तो प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब
झूठ ना बोलें, गलत बयानी ना करें, मुनाफकत ना करेंगे तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो उनकी शख्सियत का एक खासा है, वो उससे जा नहीं सकते। अब 2010 में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सर्वे हुआ था, जिसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया गया, और आज भी जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ना एहसास प्रोग्राम में, बाय द वे अफसरों की मेरे पास नोटिफिकेशन भी मौजूद है, मैं इसलिए साथ लेके आई हूँ, जिसके अंदर जो है वो अभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बिकॉज वो बाय लॉ जो है वो प्रोग्राम बनाया गया था, इसको खुद ये एहसास प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। वो उसके तहत आज भी उसी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती है, नाम वही है। अब वो 2 नंबरी है तो जाहिर है वो तो ये करेंगे ही, जाहिर है, मुझसे तो जान नहीं छोड़ी जा सकती। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब के पास विजन ही नहीं है, कि वो उनको मसाइल का अदराक ही नहीं है। और फिर उसके बाद 2 नंबरी तो आपको पता है, अखीर ख़त्म है इनके ऊपर। अभी आपने वो नहीं देखा कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आज ही जो तमाम ब्रांड्स के ऑयल हैं उनके ऊपर 65 रुपये, और जो तमाम ब्रांड्स के घी हैं उनके ऊपर 53 रुपये पर केजी इजाफा कर दिया गया है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जी वो 30% हम जो है वो कर रहे हैं कम, और उसके ऊपर एक्चुअली ये 25 से 30 रुपए कमा रहे होंगे। ये है ये इनकी 2 नंबरी की इंतहा, जो ये करने से वैसे आपने एक मेरी अर्ज सुन ले, इतनी मासूम सी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने आज बड़े मासूमाना तरीके से कह दिया कि भाई ये 2 खानदान, जारी बात है एक आपका खानदान और एक पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जितना पैसा लूटा है आधा वापस कर दे, मैं तमाम खाने पीने वाली अशिया आधी कीमत पे कर दूंगा। तो चले वो कहते हैं आधा ही आप वापस दे दें। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो मेरा ख्याल है खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे ही जेबों के अंदर से जो अरबों रुपए की चीनी खा चुके हैं और अरबों रुपया कमा चुके हैं, मेरे ख्याल उनकी बात कर रहे थे। और मैं समझती हूँ कि ये लोग तो शायद अभी देर लगा दें, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार। मेहरबानी करें, अलीमा बाजी से जो है ना, वो तो घर की बात है, अलीमा बाजी से पैसे वापस ले लें, जो उन्होंने सिलाई मशीन चला के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। अच्छा। वो उनसे वापस ले लें तो मेरा ख्याल है अगर आधा नहीं तो 30% तो खाने पीने की अशिया में कमी हो ही जानी है। तो घर की बात है, और चैरिटी बिगिंस एट होम होती है, तो मेहरबानी करें आप चैरिटी शुरू करें ना। आप उनका जिक्र करते हैं, वो हुकूमत में तो नहीं रही ना, वो कोई पब्लिक फिगर तो थी नहीं, कोई पब्लिक ऑफिस। यही तो बात है यही तो बात है, जो ज़कात और खैरात खा के डिकार नहीं लिया जिन्होंने, जिनकी आज तक जो है फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है, जिसमें इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग किया अपने मुलाजमों के जरिए, वो दूसरों को बातें करेंगे। मतलब अल्लाह की शान है। सिंपल सी बात यह है, अभी जो उन्होंने कहा कि पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होगा, और ये मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं ना कोई रॉकेट साइंस है, एक सिंपल सी बात यह है कि ये हर आम आदमी को पता है कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा दोबारा से महंगाई बढ़ेगी। अब ये बताइए कि आप इस जेब में से मेरे निकाल के और हमारे चंद लोगों की जेब में जो मैं नहीं समझती आएगा, फिर माफियाज खा जाएंगे और पता नहीं आम आदमी को कितने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारी जेब से निकाल के दूसरे आप अपनी जेब में भेज रहे हैं। और हाँ, वो जो है ना, वो अभी आपने आज वो खबर भी देखी है कि नैब ने लूटी हुई दौलत जो वापस लेके आनी थी ना, उसमें से उनके अरबों रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा। तो वो डायरेक्टली जो बनी गाला शिफ्ट हो गया ना, पैसे जो लूटी हुई दौलत आई थी और पता नहीं वो कहां गई, जो बनी गाला बराह रास्त शिफ्ट हुई है। अभी तो मसूफ ने उनका भी जवाब देना है। तो उसका दौलत की बात करने से पहले अपने गिरबान में झांका करें इमरान खान। ये बाजी साहब बताएंगे, क्योंकि बहुत मोतरफ रहते हैं चेयरमैन नैब के। आज तो वजारत खजाना भी बेचारी ढूंढती हुई नजर आई कि वो 851 अरब तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए वो हैं किधर, उनका पता ही कोई नहीं। कुछ 6-6.5 अरब गया है और बाकी का पता ही कोई नहीं। बट परवेश खान साहब, देखिए हर चीज में कीड़े नहीं निकालने चाहिए। 3 चीजों के ऊपर तो वज़ीर आज़म रिलीफ दे रहे हैं, आप किसी बात पे तो खुश हो जाइए, बाकी बातें छोड़ देती कि वज़ीर आज़म ने आज भी एक सियासी बात कह दी कि आप लोगों ने पैसा खा लिया, वापस नहीं करते, कर दे तो कीमतें आधी हो जाएंगी। 3 चीजें तो सस्ती मिलेंगी कार्ड के जरिए गरीब आदमी को। इनकम प्रोफाइलिंग अब्बासी साहब ने बड़ी मेहनत से करवा ली है, तो इस पर तो तारीफ कीजिए हुकूमत की। जी मुनीब साहब, दरअसल बात यह है कि इनकम प्रोफाइलिंग तो इन्होंने गरीब आदमी की कराई है, लेकिन ये जो काबीना की इनकम प्रोफाइलिंग है और काबीना के आसपास जो इनके मुशीरान हैं, वजीरान, उनकी इनकम प्रोफाइलिंग भी कराएं, वो भी सवाब का काम है। क्योंकि इन्होंने 200 अरब रुपए बाहर से लेके आने थे। आपको याद होगा इन्होंने कहा था हम 200 अरब रुपए लॉन्डर्ड पैसा जो यहाँ से बाहर भेजा गया है उसको वापस लेकर आएंगे। उसमें से पता नहीं कितने आए, हाँ डॉलर, तो उसमें से कितने IMF के मुंह पे मार देंगे और बाकी जो आधे हैं उनसे लोगों की तकालीफ दूर करेंगे। ये शुरू हुए थे वहाँ से और आज ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है कुछ पैसे दे दें। यानी ये
वही जो आदत है, जो कभी सऊदीया जाके हाथ फैला लिया, कभी चीनियों के आगे हाथ फैला लिया, जहाँ से जो मिला सो, अब इस नहज पे आ गए हैं कि ये अब हाथ फैला रहे हैं कि कुछ है तो दे दो। बात ये है कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आटा चीनी चोर, आप ये जो LNG ये और आपकी अदवायात के चोर BRT और आपकी जो बिलियन ट्री और आपकी एक लंबी लाइन से जो कई सौ अरबों के जो आपने हाथ मारे हैं वो आप वापस कर दें। आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको इज्जत से यहाँ से सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा। इस वक्त जब हुकूमत के ख़त्म होने में चंद माह रह गए हैं, चंद माह रह गए हैं, इस वक्त जब हुकूमत के ख़त्म होने में चंद माह रह गए हैं, तो ये जो हमें ख्वाब दिखा रहे हैं, ये जो 2 करोड़ लोग पहले वो कार्ड बनवाएंगे, फिर कार्ड लेके वो जलील होंगे, वो लाइनों में लगेंगे और फिर उन्हें 30% उस वक़्त की, जब कार्ड बनेगा और वो ख़रीदेंगे, उस वक़्त जो सिक्का राजुल वक्त होगा और उसकी कीमत होगी, उस पर 30% नीचे मिलेगा। और 30% जो नीचे मिलेगा वो उसका आप हमें ये बता दीजिए, एक छोटा सा आप जो है एक तकाबली जायज़ा लीजिए। जिस वक्त आप आए थे उस वक्त दाल की, आटे की और ये तीसरी कौन सी चीज़ देने लगे हैं, उसकी क्या कीमत थी और कितने फीसद आपने इस मुल्क का रुपया डीवैल्यू किया और आज उसकी क्या कीमत है। और फिर आप हमें बताइए कि ये 30% जब उसमें से आप कम करेंगे तो इसकी क्या हैसियत रह जाएगी। बात यह है मुनीब साहब कि ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना हारे हुए सिपा सलार का खिताब था और साथ ही उसी सांस में उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल बढ़ाऊंगा, इसके लिए तैयार रहो और गैस आपको मिलने वाली नहीं है। लिहाजा इन्होंने उसको बुरी खबर को जो है ब्रेक रही थी। आप हुकूमत पर तनकीद कर रही थी उस वक्त। अब्बासी साहब आपकी शायद कम इल्मी के ऊपर कि आपको पता ही नहीं है कि हुकूमत ये कैसा मैकेनिज्म करेंगे, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। अब्बासी साहब से मैं ज़रा पूछूं तो अब्बासी साहब देखिए, महंगाई एक मसला है, गरीब आदमी को भी ज़ाहिर बात है क्योंकि लोग आपको इसलिए सुन रहे हैं। आज अनाउंसमेंट हुई, आप आज कैपिटल टॉक में बता रहे हैं उस गरीब आदमी को जिसकी इनकम प्रोफाइलिंग आपने की है कि आपको ये रिलीफ कैसे मिलेगा। साथ ही साथ जब वज़ीर-ए-आज़म ये रिलीफ दे रहे हैं तो उन्होंने कहा जी ये पैसे वापस ले आएँ और आधे पैसे वापस कर दें। ये तो आपका काम था, लाने तो आपने थे। 3 साल गुजर गए, टेडी पैसा नहीं लाया आप इनसे वापस। अच्छा, 2 पहलू, एक तो सीरियस पहलू और एक ये वाला, इस पे मैं बात करूंगा जिस तरीके से उन्होंने बात की और जिस तरीके से यहाँ। एक तो ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि घी बड़ा महंगा है, तो 1 साल में जो पाम ऑयल जो पूरी दुनिया में $500 का था, अब वो $1300 का हो गया। तो इसका भी जिम्मेदार इमरान खान को आप ठहराते हैं, आपकी मर्जी है, आपको नहीं पसंद। जो किराया होता है, फ्रेट है, जो कार्गो का रेट है, वो कोविड में 1000 था, अब वो 3000 हो गया, लिहाजा हर चीज़ महंगी आ रही है। दूसरा इन्होंने पेट्रोल की बात की, तो वही बात है कि जब बाहर से पेट्रोल महंगा आएगा तो सस्ता कैसे बेचेंगे। 2 चीज़ें हुकूमत को इसमें मिलती हैं, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसको PDL कहते हैं, और एक सेल्स टैक्स तारीख का लोएस्ट है जो इनके दौर के मुकाबले में हुकूमत अपना हिस्सा जो है 240 अरब रुपया छोड़ रही है ताकि उसका बोझ ना जाए। अब इस चीज़ का मजाक उड़ाना कि गरीब आदमी का, ज़ाहिर इनका काम ही है, ये तो अरबों वाले हैं। अच्छा। और अरबों में इनके असासे भी हैं और अरबों के पास भी हैं और नॉन अरब के पास भी हैं। अच्छा। तो इनको तो क्या समझ आ रही है कि 30% कितना होता है। महंगाई कितनी है? 9.2%। फूड इन्फ्लेशन कितना है? रोज़मर्रा अशिया की कीमत कितना महंगाई है? 14 से 15%। हम कितना दे रहे हैं? 30%। और कितने पैसे दे रहे हैं? 120 अरब रुपया। और कितने खानदानों का फायदा दे रहे हैं? 2 करोड़। कितनी शख्सियात इंडिविजुअल्स का फायदा उठाएंगे? 13 करोड़। अच्छा, पाकिस्तान की 60% आबादी को जब तारीख का इतना बड़ा पैकेज मिले, उसका अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो दिल मेरा भी जलेगा और उन गरीबों का भी जलेगा जिन, और आपकी बातें अच्छी होंगी तो नहीं जलेगा। आप उन्हें समझा रहे हैं। आपने सवाल किया ये कार्ड कब उन्हें मिलेगा और ये कब से उनको फायदा होगा? ये जो सालों का मंसूबा, पता नहीं किस जमाने की बातें करते हैं। अच्छा, भाई कार्ड एक दिन में प्रिंट हो जाएगा और उसका मैकेनिज्म तैयार है। वजीर आजम ने आज ऐलान किया और आपने एतराज किया कि ये ऐलान पहले भी हुए थे। वजीर आजम ने कौम से खिताब नहीं किया, आज उन्होंने कौम से खिताब किया। और जिसको मैं, मुनीब साहब, मैं PTI में हूँ या किसी और पार्टी में हूँ, पाकिस्तान की तारीख का गरीब लोगों के लिए इनकलाब समझता हूँ, वो है ये हेल्थ कार्ड। अच्छा, ये जो तनकीद करते हैं, इन्हें मुझे बता दें कब आपने कभी महंगाई पे कोई पैकेज दिया? मुझे तारीख से मिसाल दे दें, कब आपने किसी गरीब आदमी को दवाइयों पे मुफ्त 10 लाख रुपए एक खानदान को दिया? इस पे अगर आप
इस पे अगर आप बात करेंगे तो गरीबों ने पैसे आपको सपोर्ट दिया, क्या दिया? पीएमएलएन कहती है जी हमने दवाइयां मुफ्त दी लोगों को अस्पतालों में, आपके दौर में बंद होगी। अच्छा चले आप अपना दिल पे हाथ रख के बताएं। मुझे छोड़े यार, मैं जजमेंट पास करने बैठा हूं। आप सवाल सुने, पंजाब के 11 करोड़ लोगों को 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको ये इनकलाब नहीं लग रहा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में? सोचें 10-10 लाख रुपए कितने करोड़, 10-11 करोड़। अच्छा ये सब आपको ना चैलेंज भी किया है पीएमएलएन ने, वो भी सुन ले जरा, आज वो चैलेंज किया जी मरियम औरंगजेब साहब ने, जरा सुनिएगा क्या कह रही है। इमरान खान साहब जो खिताब है ना, वो दरवाजे बंद करके, कुंडियाँ लगा कर, टीवी के ऊपर रिकॉर्डिंग करके ना करें। अगर अवामी रिलीफ पैकेज है ना तो जाएं मार्केट में, इतवार बाज़ार में, सब्ज़ी मंडी में, फल फ्रूट की मंडी में, बाज़ार में खड़े होकर अगर जुर्रत रखते हैं, अगर ये अवामी रिलीफ पैकेज है तो अगर जुर्रत रखते हैं तो जाएं बाज़ार में जाकर, मंडी में जाकर अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। वैसे जितने आपके इलेक्टेड एमएनएज हैं, आप लोगों को जाना चाहिए, जियो का कैमरा आपके साथ जाएगा, लोगों को अनाउंस करें जाके कि ये रिलीफ। अच्छा, बड़ा अच्छा उन्होंने मशवरा दिया कि आप वज़ीर आज़म हाउस से निकलें और मंडी में जाएं, जिनकी ये नुमाइंदी करें उन्हें कहें जरा आप भी लंदन के फ्लैटों से निकलें और पाकिस्तान में आएँ, आपको पता चले। और जो आपका सवाल मेरा रह गया था, वो वज़ीर आज़म ने ये कहा है जिनके बारे में कहा है, हुकूमत में नहीं है, आप है ना, मसला ये है। नहीं सुना, जिनके बारे में कहा है किसी एक पे भी कोई 2-4 अरब का केस नहीं है, इन पे रजिस्टर्ड आप वकील हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बिलियंस ऑफ रुपीस के फ्रॉड के केसेस हैं। सर वो आप कहता हूं, आपने जवाब क्या दिया भाई साहब, वो बात और चली जाती है। ये मैं कहता हूं आपके मुताबिक ये सब चोर डकैत होंगे, आपकी हुकूमत के मुताबिक तो हैं, हमारे नहीं, कानून के मुताबिक, यार मुझे पाकिस्तानी इदारों के मुताबिक, पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक। ओहो मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ की कन्विक्शन हुई, मरियम नवाज शरीफ साहब की हुई, बाकियों के ऊपर इल्जामात हैं यार, केस चल रहे हैं, मैं उन्हें कन्विक्टेड कैसे कर दूं? आप मुझे बता दें कि अगर कोई किसी एक आदमी के खिलाफ कोई भी आप ऐसी इल्जाम लगा दें भाई, तो क्या अदालतें उसको उठा के बाहर नहीं फेंकती? किसी एक बंदे को अदालतों ने बरी किया, जमानतें होने का क्या मतलब है आपकी? मेरी बात सुने ना, लोगों पर इल्जामात होते हैं तो वो काबीना का हिस्सा भी नहीं रहते ना, ये भी प्रॉब्लम है ना। आज़म ने क्या जुल्म कर दिया, कहा कि यार लोगों पे इल्जाम होता है तो वो काबीना का हिस्सा भी नहीं रहते। आज से 50-40 साल पहले आप क्या करते थे? कमीशन रिपोर्ट के अंदर लोगों के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग की गई कि ये लोग जिम्मेदार हैं, क्या हुआ उनके साथ? नथिंग। ये कमीशन आपने बनाया था या नून लीग ने बनाया था? यार बात सुने, आपने बनाया था, उस कमीशन ने कहा यह काम गलत हुआ है, आपने क्या किया? मुझे आप बता दें, माजी में मुस्लिम लीग नून ने कोई कमीशन बनाया हो, पीपल्स पार्टी ने कोई कमीशन बनाया? सुने पहले मैं बात करूं, मुस्लिम लीग नून ने किसी को कोई हेल्थ कार्ड दिया हो, कोई इन्होंने कोई महंगाई का कार्ड दिया हो? ये तो लूट मार करने वाले आज बैठ के बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने हेल्थ कार्ड, चले अच्छा किसको हेल्थ कार्ड आपको मिला? नहीं यार मुझे सुने, एक मिनट ठहरे, मुझे अभी भी नहीं मिला, मैंने क्या करना है? मैं आपको इन दोनों बहनों को चैलेंज करता हूं, मार्च तक इंशाअल्लाह, मुझे पता नहीं कि पलवा साहब का कार्ड सिंध का या पंजाब का, आप सबको मार्च तक हेल्थ कार्ड 10 लाख का जो मुस्तहिक इसका जिसके जो अल्लाह के फजल पे है सबको दे रहे हैं। जी सबको दे रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। आपने मेरी बात सुनी नहीं, 11 करोड़ पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, इन मेरी दोनों बहनों को भी मिलेगा। ये अल्लाह ताला इनको ना लेकिन ये इसको आप अप्रिशिएट करें, इस चीज को बुरा भला करें। वो गरीब जिन्होंने आपको ऑलरेडी मुल्क से भगाया, वो आपको दोबारा आप लोग मार्केट में भेज देना। बिल्कुल आप मुल्क में आके देखें जरा, बिल्कुल आप मार्केट में भी जाएं, उनको भी मुल्क में आना चाहिए। अज़मा बुखारी साहबा देखें, सबको हेल्थ कार्ड मिलेगा, आपको मिलने जा रहा है। नहीं, मुझे तो पता नहीं, शायद उसकी जरूरत पड़े ना पड़े, इनको हेल्थ कार्डों की जरूरत इनको पड़ेगी, और खास तौर पे वजीर आजम साहब को तो जरूर हेल्थ कार्ड दिलवाएं, क्योंकि उनकी हेल्थ की मुझे बहुत फिक्र है। वो जो गुफ्तगू फरमाते हैं वो हकायक और उससे बिल्कुल फारिग होते हैं। अब ये सदाकत अब्बासी साहब 100 दफा बताया है कि आपका कान चिट्टा है लेकिन दुनिया का काला ही है, आप अपना चिट्टा ही रखें। 2016 में वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस हेल्थ कार्ड का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, इसी के खिलाफ आप कोर्ट गए थे, जिसके ऊपर आपने कहा कि इनकी तस्वीर क्यों है, और हमें कहा गया कि जिसके ऊपर से तस्वीर हटा दी जाए। आज वही कार्ड पीटीआई के रंगों के साथ जो है वो दुनिया में फिर रहा है। ये अजीब चोर हैं कि चोरी भी करते हैं, ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। सरकारी अस्पतालों में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के उस 11 करोड़ के सूबे में हर सरकारी अस्पताल में टेस्ट भी फ्री थे, अद्वियात भी फ्री थी, ओपीडी भी फ्री थी, और हर बंदे को आप तो यहां पर अभी इनका हालत यह है कि कैंसर की अद्वियात जो मियां शहबाज शरीफ साहब फ्री दिलवाया करते थे वो भी बंद कर दी गई। जो खुद अपनी वालदा के कैंसर के ऊपर सियासत करता आया है, जिसने अस्पताल बनाया, उसने इस मुल्क के लोगों से
फ्री अद्वियात की जो है, और फिर अद्वियात की कीमत में 600% इजाफा करके मुझे हेल्थ कार्ड सुना रहे हो। कमाल है, मतलब हट जर्मी हो तो इन जैसी हो। एक मिनट, अब मुझे 2-3 बातों को रिस्पॉन्ड करना है। ये जितने भी जो इल्जामात ये लगाते हैं, ब्रेक के बाद अगर करने दें, ब्रेक के बाद आप रिस्पॉन्ड कर लें, ब्रेक के बाद रिस्पॉन्ड कर लें, फिर परवेशा खान साहब भी कर लेंगी। अब भाई साहब कहीं नहीं जारी देंगे, एक ब्रेक के बाद जी मैं साथ देगा। आप अज़मा बुखारी साहब, मैंने वो टीएलपी वाले इशू में भी आना है, मैंने परवेशा खान साहबा का भी मौक़िफ़ लेना है, जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये जो इनको आदत पड़ गई है ना हर दफा बैठ के चोर डाकू, कब तक छुपोगे चोर डाकू के मंत्रे के पीछे? जो 2 मुकदमात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सजा हुई, उसके अंदर एक जो है वो उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कोई करप्शन, सफा नंबर 171 में कितनी दफा बता चुकी हूँ, जज बशीर साहब ने कहा लिखा कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई जो है वो सबूत नहीं मिला। जो दूसरा एवन फील्ड के अंदर जो है वो कहा गया कि ये सासा जो है वो उनके नाम पे नहीं था, आमदन हमने पता नहीं की, लेकिन हमने इनको सजा दे दी। ये जो है ना ये अब ये बस कर दो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बातें, इनकी एग्जांपल देखो। ये फवाद चौधरी ने मुराद सही दे की बात, वो बड़ी करप्शन हुई है जी, मोटरवेज बड़ी महंगी बनी है। आपको पता है वजीर आजम पोर्टल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिखा कि जी हमें बताएं कि मोटरवेज का जो आप बता रहे हैं बार बार कि बड़ी महंगी बनी है, उसका सबूत दे दें। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और FWO ने रिटर्न वजीर आजम पोर्टल के ऊपर लिख के भेजा कि ये सब बकवास और झूठ है, ऐसी कोई करप्शन के इल्जामात इन मोटरवेज के ऊपर नहीं है। इनको अदालतों ने इनके मुंह पे मारे हैं मुकदमात के अंदर लिख के कि कोई सबूत नहीं होता, आर्म ट्विस्टिंग होती है, सियासी इंजीनियरिंग होती है, सियासी मुखालिफिन के मुंह बंद करने हैं, लेकिन इनके मुंह बंद नहीं हो सकते क्योंकि इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं, आटा, चीनी, चोरी, अद्वियात, LNG सबका जवाब हमने लेना है। बलफशा आपने तो कह दिया इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। अच्छा चले आप ले लीजिएगा, बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हुकूमत पाकिस्तान है, परवेशा खान साहिबा, इशू एक बहुत अहम है जो पाकिस्तान में हुआ। अब ठीक है, हुकूमत का उसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया, हुकूमत का यू टर्न भी उसके ऊपर आया, लेकिन उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उस फोर्स की जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जो मैं भी अभी भी समझता हूँ बड़ी अंडर रिसोर्स्ड है, उसके जो लोग हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ उसका पूरा जो स्टाफ है उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उस फोर्स का, उनकी क्या हालत होती है, वो फील क्या करते हैं। ये एक सिपाही जिनको शहीद किया गया, जिनको कलअदम TLP के लोगों ने अगवा किया, उसके बाद बेईमाना तशद्दुद किया और इतना बुरा उनको इंटरनल इंजरीज इतनी बुरी हुई दैट ही एक्सपायर्ड, शहीद हो गए। बट एक बात है कि जो वो रो रहे हैं ना या तकलीफ में है, वो इस बात से तो कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ, लेकिन वो इस बात से भी हैरान हैं और दुखी हैं और खफा हैं कि भाई रियासत ने उन्हें बिल्कुल अबैंडन किया, रियासत ने उन्हें डिसआर्म कर दिया। हुकूमत की गलती है, सारी गलती हुकूमत की है। क्यों ये गलती है आप मुझे पहले बताएं। एक 25,000, 30,000, 40,000 के लिए हम अपनी जानें देने के लिए आए हैं? मुझे पहले आप ये बताएं हैं। अगर हमें सहूलत नहीं देनी, महीना पहले इन्होंने अपने असले वापस ले लिए हैं, सोटियाँ पकड़ा रही हैं, जहाँ दिल चाहे कोई किसी मारे, कोई लुट मार करे, दुकानें तोड़े। इसका मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। जिनके साथ ये हुआ है उनके ख़ानदानों के से पूछिए, जिनके बच्चे जिन गाँव के बच्चे शहीद हुए हैं उनसे पूछिए, जो बच्चे यतीम हो गए हैं इस सारे चक्कर में। रियासत ने उन्हें डिसआर्म किया, यानी उनसे हथियार लेके डंडे पकड़ा दिए और उन्हें छोड़ के इनके आगे दिया, एक कलअदम तंजीम के आगे, जो कि एक मुसल्ला जत्था है, वो आ जाता है, वो मारपीट करता है, रियासत की रेट चैलेंज होती है, रियासत कहती है हम तगड़े हैं, हुकूमत कहती है हम तगड़े हैं, फिर फौरी तौर पर जो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे होते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं और फिर कहा जाता है जी मुआहदा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, मुल्क के हालात बड़े अच्छे हो गए। लेकिन इन गरीबों का क्या पुरसाने हाल है। परवेशा खान साहिबा, वो कहना ना कि दिल खून के आंसू रोता है, शायद वो अब अल्फाज से निकल के शायद वो रियलिटी बन रहा है। देखिए, इस वक्त हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है मुख्तलिफ वजूहात पर, लेकिन अमूमी तौर पर जहाँ मुल्क आ गया है, हर इदारा फ़ौज से लेके पंजाब पुलिस तक जो है वो इनके शर से महफूज नहीं रहा। अब मुझे ये वैसे थोड़ी सी हैरत है कि आपको मुनीफ फारूक साहब क्यों इतनी हैरानी हो रही है। आप क्यों भूल रहे हैं कि जिन दिनों इनका यहाँ धरना आया था, जब 2014 में,
तो क्या कहा था खान साहब ने कि मैं पुलिस वालों को अपने हाथ से फांसी दूंगा। आपको याद है वो क्लिप्स आजकल जो हैं हर जगह चल रही हैं। फिर वो एसएसपी जो थे इस्मतुल्लाह जुनेजो, याद है आपको, जिसकी बाद में ये पेशियां भी भुगतते रहे जी, उन्हें किस तरीके से पीटा गया था। ये रिवायत जो है इनके लिए कोई नई नहीं है, ये दहशत गर्दों के भाई थे इनके। परवेज़ खटक, आपको याद होगा परवेज़ खटक साहब ने कहा था हमारे भाई हैं। ये पहले दिन से उन लोगों के साथ हमदर्दी रखते थे जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का खून बहाया। आपको अच्छा अब आपको ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो ताहिरुल कादरी साहब इससे बहुत बड़ा एक धरना लेकर यहाँ, जिनको आने भी दिया गया, हमने उनको आने भी दिया, और वो यहाँ बैठे, वो यहाँ रेड जोन में बैठे रहे और कई दिन बैठे रहे। लेकिन चूंकि एक सियासी हुकूमत थी, आपने देखा कि एक डंडा ना उठा, एक गमला ना टूटा, एक जान नहीं गई। वो जितने दिन बैठना चाहा उन्होंने वो बैठे। उसके बाद उनके साथ एक मुआहदा हुआ और वो यहाँ कब्रे खुदी डी चौक पर, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पर वो गंदे कपड़े लटकाए गए, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह याद है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लटकाया गया। बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरीके से पार्लियामेंट हाउस के जंगले तोड़े गए। बहुत अच्छी तरह याद है कि किस तरीके से पीटीवी जैसे स्टेट इंस्टीट्यूशन पर जो है वो धावे बोले गए। मुख्तलिफ शहरों को बंद करने का कहा गया। तो बात यह है कि अगर आपने यही मुआहिदा करना था तो इन लोगों की जानें जो हैं ये ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप पहले दिन जब वो चले थे या वो जब आपसे बात करना चाह रहे थे, आपने उसी दिन उनसे बात करनी थी। और इसके इनको ये भी अंदाज़ा मैं आपको 100% यकीन से कह सकती हूँ इनको नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से अपनी पुलिस फोर्स का मोराल जो है वो उसको जद पहुँचाई। और कल को अगर ये जो मुआहिदा पूरा ना हुआ या कोई और जत्था मसल्ला जो है वो आ गया इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने, आप बताइए कौन सा पुलिस वाला जो है वो आगे आएगा, कौन सा पुलिस वाला जो है वो सामने आएगा। कोई भी नहीं। और इसके नतीजे में आप अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसका तो बुरा हाल आपने कर दिया है। उनका मोराल वैसे ही गिर गया था मॉडल टाउन जैसे वाकयात के बाद। सबसे बड़ी बात मुनीफ फारूक साहब, एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि ये जो लोग गए हैं जान से, ये इनका खून किसके हाथ पे है? बिल्कुल ठीक, ये सवाल प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया। ये भी तो देखे ना, ये बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। मैं भाई साहब से पूछता हूँ कि ये जो शहीद हुए पुलिस वाले, इनके बच्चे किससे सवाल पूछेंगे? एक ब्रेक के बाद। कलदम तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हुआ उस स्टीयरिंग कमेटी का जिसका हिस्सा ना इंटीरियम मिनिस्टर हैं, ना वज़ीर मजहबी अमूर हैं और ना ही वज़ीर दाखिला है। एक बात है भाई साहब, आप क्योंकि MNA हैं, पुलिस वालों से भी मिलते हैं, आपके हल्के में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पुलिस सर्विस के अंदर भी हैं, मुझे बताएं वो जिनके बच्चे जिस माँ का बच्चा गया है या जिनके जो बच्चे यतीम हो गए हैं, वो किससे जाके पूछेंगे कि भाई एक दिन आप फैसला करते हैं कि हम बिल्कुल रियासत की रेट कायम करेंगे, अगले दिन आप कहते हैं कि नहीं जी अच्छा जी हम मुआहदा कर रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, जब आप ये वीडियो चला रहे थे तो मैंने इसका मुझे तकलीफ़ का इजहार भी मैंने किया कि जब ये पुलिस को डिसआर्म किया और उनको डंडे पकड़ाया, ये वाकई मैं समझता हूँ कि ये गलत है। लेकिन वो कहते हैं ना हादसा एकदम से नहीं होता, वक्त उसको पालता है। वो याद करें शहबाज शरीफ साहब जिसने एक मॉडल टाउन के वाक़े में इस पुलिस से हामला ख़वातीन को गोलियाँ मरवाईं और पुलिस का इतना मिसयूज़ किया कि एक पब्लिक रिएक्शन आया कि जी पुलिस वालों से जो हैंडलिंग करते हैं इस तरह की, उनके पास असला नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा कन्विंस हूँ कि उनके पास असला होना चाहिए। जब एक पुलिस वाले को एक डंडा पड़ता है तो वो पूरी हमारी रियासत को डंडा पड़ता है। और यकीन माने मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें पुलिस वालों को मार पड़ी थी तो दिल वाकई ये दहल जाता है कि ये हमारे लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको कोई मारे बेकसूर, उसके पीछे वो आप भी माफी मांग लें कि जब आपका सियासी धरना था, राना सनाउल्लाह साहब की वो सियासी धरना था, लेकिन आप लोगों ने भी पुलिस को जब कहा था कि फेंटा लगाओ ये करो, आप माफी मांग लें तो शायद पुलिस वालों के मैं उस पे आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब की जो तारीख है जिन्होंने पुलिस वालों को आम एक मस्जिद में अंदर जाके हमला करवाया और लोगों को गुस्सा किया, और उस वक्त अज़मा बुखारी साहब ने बड़ा उनको बुरा वाला कहा था, उस वक्त में उनका ज़रा दूसरी पार्टी से थी, तो वो एक वजह है जिस वजह से आज पुलिस के सामने ये हादसा एकदम से ये तो सारे हो गए बुरे, आपने क्या किया? देखिए अब दो बातें हैं। जो नुकसान हुआ एक पुलिस वाले का जो नुकसान हुआ वो मेरा नुकसान है, वो मेरा भाई है, लेकिन ये हादसा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि इसके ऊपर से चढ़ाई कर दी 10,000 लोगों पे
और 10,000 लोग किसी ने नहीं, मेरी बात सुने, ये आपको मैंने नहीं कहा, ये आपने ही कहा था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट की तर्जुमानी, वजीर आजम की तर्जुमानी आके इसी टीवी के ऊपर की और बताया कि जी रियासत कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आपने पुलिस वालों को डिसआर्म किया, उधर खड़ा किया, पहले दिन मुआहदे करें और बात खत्म करें। देखें बात इस तरह है कि उन गरीब के बालों का क्या कसूर है? के लिए भी आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाना पड़ता है, उनको 2 रास्ते दिखाना पड़ते हैं मुजाहिरीन को भी। अच्छा, ये नहीं कि अगर नहीं सुने, अगर आपने पहली बात है वी आर रेडी, हमारी रेंजर्स पुलिस रेडी है और आप पे ऑपरेशन करेगी। दूसरा रास्ता ये है कि ये करें, तो वो उनको टेबल पे लाने के लिए चीजें होती हैं, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती। रही बात पीपल्स पार्टी से पूछें, जो सूफी मोहम्मद था, जो आपने उससे मुआहदा किया था, वो क्या कोई दहशतगर्द नहीं था? क्या उसने आइन को चैलेंज नहीं किया था? उस वक्त आप किया था। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि ताहिरुल कादरी से मुलाकात की, क्या मौलाना फजल रहमान यहाँ नहीं बैठे? नहीं, मौलाना फजल रहमान यहाँ नहीं बैठे रहे। इस गवर्नमेंट ने उनको हैंडल नहीं किया, टैकल नहीं किया, उनको इज्जत से यहाँ भेजा। ये सिचुएशन तो ये तो सवाल का जवाब है कि सियासी धरने और होते हैं, इस तरह की कलदम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात कलदम नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आप पीपल्स पार्टी से पूछे ना क्यों सूफी मोहम्मद से वो भी रियासत पाकिस्तान का फैसला था, तरीके नवाज शरीयत मोहम्मदी आया, निजाम अदल रेगुलेशन आया, जब रियासत ने कहा नहीं, फिर रियासत ने ऑपरेशन किया। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए ये कड़वा घूंट लेना पड़ता है। और आपने कड़वा घूंट लिया बासी साहब, वो पुलिस वाले उनके बच्चों को क्या दिखाएंगे? मुआहदा नहीं, देखिए मुआहदा जिन्होंने वो जुल्म किया उनको ना कोई माफ करेगा, ना उनको माफ होना चाहिए। उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये जो जब इतने बड़ी तादाद में लोग उनके मजहबी जज्बात होते हैं, उस वक्त बाकी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बाकी पुलिस वालों को, आप लोगों के वक्त में भी पुलिस बड़ी डिमोरलाइज हुई है। भाई साहब ये कहते हैं, देखिए, पहले तो मैंने कई दफ़ा सदाकत अब्बासी साहब की तारीख दुरुस्त करने की कोशिश की है। इस बेचारे की शायद याददाश्त कमज़ोर हो गई है। प्यारे भाई, मैं उस वक्त पंजाब हुकूमत का ही हिस्सा थी और मैं वाकई रोई थी, हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगी थी, लेकिन बाद में पता चल गया था कि वो लंदन प्लान कहाँ मिला, वो लंदन प्लान कहाँ बना था, और वो ताहिरुल कादरी साहब कफन लेके क्यों चले थे, उनको लाशें क्यों चाहिए थी। मैं उस केस में वकील भी हूँ। हमें, आप 3.5 साल से है ना हुकूमत में, दिलाए ना इंसाफ उनको। हमें भी पता चले कि सामने से गोलियां चलने की बजाय सिर में ऊपर से गोलियां कैसे लगती हैं। आपकी तलाक के लिए मकतूलीन, 3 मकतूलीन के सिर में ऊपर से गोलियां लगी हैं, ऊपर से, और ये हमें पता कराना है। और वो हमारी हुकूमत के खिलाफ जो साजिश हुई थी ना, ये मॉडल टाउन से बड़े वाकयात हो गए मुनीब साहब। पिछली दफा जब वो आए थे तब 6 पुलिस वाले मारे गए, इस दफा 8 मारे गए। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए इंसानी खून होगा, बहुत ही जो है वो बहुत सस्ता होता होगा, उन यतीम बच्चों के लिए, उन बेवाओं के लिए नहीं है। इन पुलिस वालों के लिए आज शेख रशीद और उस्मान बुज़दार एक दूसरे के साथ बहुत एक दूसरे की कारकर्दगी पर खुश हो रहे थे। शर्म नहीं आई? किसी एक शहीद के घर ही चले जाते, किसी एक यतीम बच्चे के हाथ ही रख देते। वो शहबाज शरीफ ही होता था जो किसी के सिर के ऊपर हाथ रखता था जाके। पुलिस वाले तो शहीद हुए ना, यहाँ तो पुलिस वाले शहीद हुए ना, होता नहीं है किसी बात का। गोलियां मारी थी, यहाँ तो पुलिस वाले शहीद हुए ना। मॉडल टाउन की वजह से क्या है भाई साहब, आपने हथियार मॉडल टाउन की वजह से इतना तो फैसले आपने किए। मॉडल टाउन के वाकयात के बाद मिल गया। 1 मिनट, पलवशा सानिया साहिवाल वालों को, पुलिस वालों को अंदर ही अंदर बैठ के केस परसू ना करके फारिग कर दिया गया। वो कोई सियासी वाकया नहीं था, ये तो सियासी वाकया राना सनाउल्लाह ने और शहबाज आपकी हुकूमत इस बात को बचाया अपने पुलिस वाले सानिया साहिवाल में। नहीं, सानिया साहिवाल वाला उसका बिल्कुल पुलिस की गलती है, कोई उसके पीछे सियासी आदमी नहीं था। इसके पीछे सियासी आदमी था, सामने सियासी था, साहिवाल में मारा पुलिस वालों ने, सामने पुलिस साहब ये मिक्स ना करें सर। मैं मॉडल टाउन में भाई साहब, मॉडल टाउन में सियासी इशू था और सियासी लोगों ने गोलियां मरवाई। अब भाई साहब, मॉडल टाउन हुए, वो 2014 का वाकया था, ये 2021 का वाकया है। काम किया ना, ये मान नहीं रहे। ऑर्डर देते हैं शहबाज शरीफ, ऑर्डर देते हैं राना सनाउल्लाह, और आप कहते हैं हमें पता नहीं ऊपर से गोलियां मची। आपने नहीं देखा गुल्लू भट्ट को? गुल्लू भट्ट इनकी कहने पे गाड़ियां तोड़ा था। चले आप उन पुलिस तो वो इमरान खान खुद गुल्लू भट्ट था। 1 मिनट मुनीब, इमरान गुल्लू भट्ट के बाप आ गए पे गया और थाने पे जाके हमला किया उस गुल्लू भट्ट। चले मैं वक्त खत्म हो गया नहीं प्रोग्राम का। बहरहाल उन पुलिस वालों के लिए, उनके खानदानों के लिए हमारी तरफ से ज़ाहिर ताज़ियत है। सवाल उनके ख़ानदान, उनके बच्चे, उनके वालिदैन पूछते रहेंगे।
हुकूमत से भी, इस रियासत से भी। देखा आपने प्रोग्राम, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।